इन आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर वी ऑब्टेन अल्टरनेटिंग करंट, मतलब डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी जनरेट होता है, बाद में जो कम्यूटेटर होता है उसे डीसी में कन्वर्ट करता है। इंटरपोल का कनेक्शन जो होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। देखिए, चाहे इंटरपोल हो अथवा कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो, दोनों आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती हैं ताकि इनका जो करंट हो वह आर्मेचर करंट के समान हो, ताकि इन जो इनका कनेक्शन है वह आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल कर सके, ख़त्म कर सके। डीसी मशीन में मेन फील्ड फ्लक्स का जो शेप होता है वह फ्लैट ट्रैप्ड अथवा ट्रेपेजॉइडल समलंबाकार होता है। देखिए, ट्रेंगुलर शेप होता है आर्मेचर का ईएमएफ का, और देखिए सैडल शेप होता है। तो देखिए आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी का जो शेप होता है वह सैडल शेप होता है तथा, और देखिए डीसी मशीन में टोटल फ्लक्स डेंसिटी का शेप जो होता है वह पीकी नेचर का होता है, पीकी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसी वाइंडिंग? डीसी वाइंडिंग देखिए लैप वाइंडिंग है आंसर इसका। देखिए डबल लेयर्ड वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग और सिंगल लेयर्ड वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, ये चारों आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, बट डीसी मशीन में मेनली लैप वाइंडिंग अथवा वेब वाइंडिंग का यूज किया जाता है। देखिए आर्मेचर किसी का भी हो, चाहे सिंक्रोनस का हो अथवा डीसी मशीन का हो अथवा अल्टरनेटर का हो, सब में जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है यही चारों वाइंडिंग यूज की जाती है, कोई भी वाइंडिंग यूज की जा सकती है। द ईएमएफ ऑफ ए जनरेटर डिपेंड्स ऑन, देखिए ई बराबर हम जानते हैं P इंटू एन इंटू 5 इंटू जेड बटा के 60 इंटू ए। देखिए तो यहाँ से ईएमएफ जो होगा वह पोल पर भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बोले तो ए पर भी निर्भर करेगा तथा फ्लक्स पर पोल पर भी निर्भर करेगा, तीनों ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ ए मतलब, देखिए लैप बाइंडिंग में ए का मान जो होता है पी पोल की संख्या के बराबर होता है तथा वेब बाइंडिंग में ए का मान 2 होता है, और देखिए यहाँ पे जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर है। देखिए यहाँ पे जेड जो है आर्मेचर में कितने कंडक्टर है उनकी संख्या है। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी जनरेटर टू डिक्रीज द स्पार्किंग लॉस इन पोलर रीजन कॉइल गेट्स कम्यूटेटेड, कम्यूटेटेड मतलब शॉर्ट। इंटरपोलर रीजन में जो कॉइल होती है वह शॉर्ट होती है, इसलिए यल इंटू डी आई बाई डी टी, यल सी इंटू डी आई बाई डी टी को रिएक्टेंस ईएमएफ बोला जाता है जो डिलेड कम्यूटेशन करवाता है। और देखिए यह डिलेड कम्यूटेशन जो होता है वह आर्मेचर रिएक्शन और रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटर करता है। देखिए डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। द थिकनेस ऑफ आर्मेचर लेमिनेशन इन ए डीसी मशीन इज अबाउट 0.4 mm to 0.5 mm. In a two-pole lap winding DC machine, the resistance of one conductor is 2 ohm and the total number of conductor is 100. Find the total armature resistance. देखिए
आर्मेचर रजिस्टेंस आर ए बराबर होता है आर कंडक्टर इंटू जेड बटा के ए स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है कंडक्टर का रजिस्टेंस है और जेड जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है तथा ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। देखिए यहाँ पे 2 पोल लैप वाइंडिंग दिया हुआ है। लैप वाइंडिंग मतलब कि जिसमें इसमें पैरेलल पाथ ए का मान पोल की संख्या के बराबर होगा। पोल की संख्या 2 है अर्थात ए बराबर 2 होगा। यहाँ पे जेड का मान 100 होगा। यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है अतः आर्मेचर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 गुणे के 100 बटा के 2 का स्क्वायर यानी 50 ओम आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे टर्न का रेजिस्टेंस दिया हो तो उस समय आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है एक टर्न का रेजिस्टेंस गुणे के टर्न बटा के ए स्क्वायर। देखिए जो टर्न होता है वह 2 कंडक्टर के बराबर होता है यानी टर्न्स की संख्या बराबर हो जाएगा कंडक्टर की संख्या बटा के 2। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस पीई बराबर होता है पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर इंटू वैल्यूम बटा के 6 रो। देखिए यहाँ पे टी जो है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। देखिए लेमिनेशन का थिकनेस जितना कम होगा उतना ही ईडी करंट लॉस कम होगा। देखिए यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है तथा रो रेसिस्टिविटी है। यहाँ पे जो बी एम है वह पीक फ्लक्स डेंसिटी है। आर्मेचर coil of a DC machine is usually made up of copper। आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर से बनाई जाती है। इन स्टार्टिंग डीसी जनरेटर प्रोवाइड्स एसी मतलब शुरुआत में एसी बनाता है उसके बाद कम्यूटेटर से जाकर डीसी बनता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड for the determination of direction of current induced in a conductor due to its motion in a magnetic field। मतलब कि जनरेटर में कंडक्टर के घूमने से इंड्यूस होने वाली करंट का पता लगाया जा सकता है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग डिक्रीजेज स्लाइटली। सवाल में बोला है कि शंट जनरेटर है उस पर यदि लोड लगाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि हम जानते हैं शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज वीटी बराबर होता है ई ए माइनस आई ए आर ए। मतलब कि यदि जब लोड लगाते हैं तो आई ए का मान जो होता है वह बढ़ता है और जब आई ए का मान बढ़ेगा तो वीटी का मान घटेगा। The generator which gives DC supply to the rotor is called exciter। देखिए एक्साइटर का प्रयोग जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर में जो रोटर लगा होता है उस पर डीसी सप्लाई चाहिए होती है वहीं पर एक्साइटर के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है। सवाल दे द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ ऑफ जनरेटर डिपेंड्स अपॉन। देखिए ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी ये बराबर होता है पी इंटू एन बटा के 120। यानी कि यहाँ से देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो पोल और स्पीड दोनों पर निर्भर कर रहा है। सवाल दे ए जनरेटर इज रेटेड 2 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी इट कैन सप्लाई ए लोड करंट ऑफ। देखिए किसी भी जनरेटर का जो पावर रेटिंग होती है वह आउटपुट पावर होती है। किसी भी जनरेटर का जो रेटिंग की होती है वह आउटपुट पावर होती है। मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है वह पावर होती है। हम जानते हैं कि आउटपुट पावर बराबर होता है वीटी गुणे के आईएल। वीटी जो है कि टर्मिनल का वोल्टेज है तथा आईएल जो है लोड करंट है। तो देखिए यहाँ पे
मतलब कि जो आउटपुट पावर है वो 2 किलोवाट है तथा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। तो देखिए जो लोड करंट हो जाएगी 10 एम्पियर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो रेटिंग की हुई है वोल्टेज वह टर्मिनल वोल्टेज है, उसको ईएमएफ कभी नहीं समझना चाहिए। इन ए 8 पोल वेव कनेक्टेड जनरेटर आर्मेचर व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो देखिए यहाँ पे वेव वाइंडिंग है अतः इसमें पैरेलल पाथ की संख्या 2 होगी। यदि लैप वाइंडिंग होता तो उसमें पैरेलल पाथ की संख्या 8 होती। सवाल दे इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस केसेस। देखिए डीसी मशीन में जो आयरन लॉस होता है वह कोर में होता है, क्योंकि जो कोर होता है वह आयरन से बना होता है। तो देखिए उसमें लॉस होगा तो देखिए कोर का टर्म हीट जो होगा कोर गर्म हो जाएगी। दूसरा उस मशीन का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तीसरा राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, मतलब कि जो वेंटिलेटिंग के लिए एयर लगी होती हैं, मतलब जो छोटे फैन लगे होते हैं उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ द सही होगा। सवाल है आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग आर ए मैक्सिमम एंड आर एफ मिनिमम। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग की बात की जा रही है, स्टार्टिंग करंट की। तो जाहिर सी बात है कि यह डीसी मोटर के बारे में बात किया जा रहा है। स्टार्टिंग करंट की बात हम लोग डीसी मोटर में ही करते हैं, क्योंकि डीसी मोटर में ही स्टार्टिंग करंट दिया जाता है। ध्यान दें। देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर करंट आईए बराबर होता है VT माइनस ई बटा के आर ए होता है। यहाँ पे आईए आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर करंट, VT टर्मिनल वोल्टेज तथा ई यहाँ पे बैक ईएमएफ है। देखिए जाहिर सी बात है कि जो मोटर होगा उसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा। तो देखिए एक तो यहाँ से यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो जो आर्मेचर की करंट है आइए वह लो होगी। और दूसरा देखिए कि यदि आरएफ मतलब कि फील्ड का रेजिस्टेंस लो होगा तो देखिए हम जानते हैं कि फील्ड करंट आईएफ बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज VT बटा के फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ। तो देखिए जब आरएफ लो होगा तो जो फील्ड करंट है वह हाई होगी। और देखिए जब फील्ड करंट हाई होगी तो फ्लक्स हाई होगा। और देखिए जब फ्लक्स हाई होगा तो बैक ईएमएफ जो ई है वह हाई होगा। और जब ई हाई होगा तो देखिए जो आर्मेचर करंट आईए है वह लो होगी। फार्मूला आईए बराबर VT माइनस ई बटा के आर ए से। इसीलिए देखिए स्टार्टिंग में जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम रखते हैं तथा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको मैक्सिमम रखते हैं। इन डीसी जनरेटर वेव बाइंडिंग इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ मशीन। देखिए वेव बाइंडिंग तब यूज किया जाता है जब हाई वोल्टेज की आवश्यकता हो तथा लो करंट की आवश्यकता होती हो, क्योंकि देखिए वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ E बराबर 2 जो कि मिनिमम है। तो देखिए हम जानते हैं E प्रोपोर्शनल 1/A। तो देखिए IA प्रोपोर्शनल A हो जाएगा। ए शंट जनरेटर इज शंट एक्साइटेड। इन ए डीसी जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड विल, मतलब कि डीसी सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। तो बोल रहा है कि जैसे लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन में डिक्रीजेज, मतलब कि जब लोड को हम बढ़ाने लगते हैं तो
जो टर्मिनल वोल्टेज होता है पहले तो रेटेड वोल्टेज तक बढ़ता है, उसके बाद घटने लगता है। देखिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में डीसी सीरीज जनरेटर का ग्राफ खींचा गया है। देखिए पहले बढ़ रहा है और फिर लास्ट में जाकर घट रहा है। A simple method of increasing the voltage of a DC generator is to increase the speed of rotation। देखिए डीसी जनरेटर है, उसमें वोल्टेज को बढ़ाने के लिए उसके स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ ई बराबर होता है पी इंटू एन फाई जेड बटा के 60A। So the consideration of the power losses in electrical machine is essential for which of the following reasons। देखिए यह पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर लॉस का कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए पावर लॉस ज्ञात करने से ही कूलिंग कॉस्ट का पता चलता है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी पता चलता है। दूसरा देखिए लॉसेस हीट। देखिए पावर लॉस से जो हीट लॉस होता है उसके बारे में पता चलता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से बचाया जाता है। और अगला वोल्टेज ड्रॉप। पावर लॉस कैलकुलेट करने से जो है कि वोल्टेज ड्रॉप को भी कम किया जा सकता है, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। सबल द परमानेंट मैग्नेटिक एक्साइटेशन इज आल्सो नोन एज सेपरेट एक्साइटेशन। क्योंकि देखिए परमानेंट मैग्नेटिक एक्साइटेशन मतलब कि वहाँ पे अलग से फील्ड बनाया जा रहा है। सॉल्व द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर नलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड reduce cross magnetization effect both। देखिए फील्ड फ्लक्स डी एक्सिस के अक्ष पर होता है तथा दूसरा देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्यू अक्ष के एक क्रॉस होता है और इसी क्यू एक्सिस पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। और देखिए इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को क्यू अक्ष पर इंटरपोल ख़त्म करता है। फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर। देखिए जो शंट रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है तथा आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है वह कम होता है। जैसे देखिए हम देखते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ का मान 100 ओम 200 ओम 50 ओम तक होता है, लेकिन कभी भी आर्मेचर के रेजिस्टेंस का मान आर ए होता है 0.1 ओम 0.5 ओम इस तरह। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। क्योंकि देखिए आर्मेचर में हिस्टेरेसिस लॉस होता है और हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करना आवश्यक है। The brush contact losses in a DC machine is directly proportional to the current। देखिए क्योंकि P ब्रश बराबर होता है VBD इंटू IA। यहाँ पे VBD जो ब्रश है उनका वोल्टेज है, इसको हम 2 वोल्ट को लेते हैं VBD का मान, और VBD कांस्टेंट होता है। देखिए यदि आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो ब्रश का पावर लॉस बढ़ेगा। सवाल दिया है ब्रश इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द इंटरपोलर रीजन। देखिए जो ब्रश होते हैं वे डीसी मशीन में इलेक्ट्रिकली क्यू अक्ष पर रखे जाते हैं। क्यू अक्ष मतलब इंटरपोलर रीजन में। बट ध्यान दें फिजिकली ब्रश को डी एच पर रखा जाता है। डी एच बोले तो अंडर द पोल्स। सवाल दिया डीसी शंट जनरेटर हैज स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
देखिए केवल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हो तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना चाहिए हमें। तो देखिए डीसी शंट जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स टर्मिनल वोल्टेज VT तथा लोड करंट IL के बीच में खींचा जाता है, जो कि स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ड्रूप मतलब होता है कि लोड के साथ जो वोल्टेज होता है वह गिरता है, ज़्यादा तो नहीं गिरता बट थोड़ा सा गिरता है। बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर का यूज बूस्टर के रूप में किया जाता है। बूस्टर के रूप में डमी कॉइल वह कॉइल होती है जो आर्मेचर में तो लगी होती है, बट ध्यान दीजिए वह कम्यूटेटर से नहीं जुड़ती है। तो यहाँ से हो जाएगा डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस मैकेनिकल अनबैलेंस। जैसे मान लीजिए कि मैं एक डीसी जनरेटर बनाए, उसमें 20 कॉइल रखने का जगह है, बट वहाँ हम केवल 17 कॉइल रखते हैं। तो देखिए यदि हम 3 कॉइल खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ का वज़न कम हो जाता है तथा मशीन में जर्क आने लगता है। तो देखिए वो हम लोग जो 3 खाली को स्लॉट है उसमें भी कॉइल डाल देते हैं, परंतु उसे देखिए कम्यूटेटर से नहीं जोड़ते हैं ताकि उसके रोटेशन में जर्क ना आए। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन आर्क वेल्डिंग डिफरेंशियल कंपाउंड। देखिए आर्क वेल्डिंग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का एकमात्र एप्लीकेशन है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। तो देखिए यहाँ पे आएगा डीसी सीरीज जनरेटर, मतलब कि डीसी सीरीज जनरेटर में नो लोड की स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज नेग्लिजिबल बोले तो शून्य आता है, क्योंकि देखिए जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसमें उसका ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच का। देखिए डीसी सीरीज जनरेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह रेजिडुअल मैग्नेट से शुरुआत होती है, जो कि दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है 0% इन डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेफर्स टू फील्ड रेजिस्टेंस। देखिए फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है 0% रेगुलेशन। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दोनों बराबर आता है। देखिए एक जनरेटर होता है जिसका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर आता है, वो आता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। अब देखिए ओपन कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसमें जो फुल लोड वोल्टेज होता है वह नो लोड से ज़्यादा आता है, जिसका कि ग्राफ दिखाया गया है पिंक कलर से। और देखिए जो अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें जो ग्राफ होता है वो फुल लोड की स्थिति में नो लोड से कम आता है, जिसको यूसी से दिखाया गया है। और देखिए फिर उसके बाद जो आता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको भी ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इसमें जो फुल लोड का वोल्टेज होता है वह नो लोड की वोल्टेज से कम आता है। और उसके बाद देखिए शंट जनरेटर होता है जिसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह फुल लोड की स्थिति में कम होता है नो लोड की अपेक्षा।
और देखिए सबसे कम फुल लोड वोल्टेज आता है डीसी, सबसे कम फुल लोड वोल्टेज आता है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का नो लोड वोल्टेज की अपेक्षा। देखिए यह जो ग्राफ है वह VT तथा IL के बीच में खींचा गया है। मतलब कि लोड बढ़ाएंगे तो VT की क्या स्थिति रहेगी, इसको यह ग्राफ बता रहा है। द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन a DC generator is to collect current from the commutator. The open circuit characteristics of a DC generator is also called as no load saturation characteristics. सवाल दिया for simplex wave bound generator the EMF per path produced by EMF is the given by। देखिए तो इसका आंसर हम जानते हैं EMF बराबर होता है P इंटू N इंटू फाइव इंटू जेड बटा के 60 है। तो यहाँ दिया हुआ है कि देखिए हम जानते हैं वेव में ए का मान 2 होता है, अतः यहाँ से हो जाएगा हाई जेड PN बटा के 120। देखिए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो EMF वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में खींची जाती है। सवाल है कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड व्हेन लोड्स आर हैव लार्ज फ्लक्चुएशन। मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज तब करते हैं जब लोड बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लक्चुएट करे। देखिए जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं तो आर्मेचर करंट फ्लक्चुएट करता है और इसी कारण आर्मेचर रिएक्शन भी फ्लक्चुएट करता है। तो देखिए इस वजह से जो रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी भी होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्टार्ट हो जाता है। तो देखिए उसको वापस दोबारा फ्लैट टैप्ड बनाने की जिम्मेदारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की होती है। इसका काम है आर्मेचर रिएक्शन को काट करके जो रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी भी है उसके शेप को ठीक करना। सवाल दिया है ए 4 पोल लैप बाउंड DC जनरेटर हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्लक्स 0.07 वीवर पर पोल, स्पीड 900 RPM, आर्मेचर कंडक्टर्स 440। द जनरेटेड EMF इज E बराबर P इंटू N इंटू फाइव इंटू जेड बटा के 60A। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो फाई है यह फ्लक्स पर पोल है, फाई फ्लक्स पर पोल है। तो देखिए यहाँ पे फाई दिया हुआ है 0.07 वेबर पर पोल, तो रख देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे के 900 गुणे के 440 बटा के 60 गुणे के 0.07 बटे के 4। तो देखिए यहाँ पे जनरेटेड EMF 462 वोल्ट आ गया है। देखिए DC जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वह रेक्टिफायर की तरह काम करता है, परंतु DC मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वह इन्वर्टर की तरह काम करता है। द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए DC मशीन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल। देखिए DC मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो कंडक्टर की संख्या होती है वह हमेशा कम होती है आर्मेचर कंडक्टर पर पोल की अपेक्षा। यह DC मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में कंडक्टर की संख्या हमेशा आर्मेचर कंडक्टर से कम होती है। जैसे देखिए एफ कंपनसेटिंग बराबर होता है पोल आर्क बटा के पोल पिच गुणा के एफ आर्मेचर।
देखिए यहाँ पे जो पोल आर्क बटा के पोल पिच है वह हमेशा 1 से कम होता है, इसीलिए एफ कंपनसेटिंग का मान एफ आर्मेचर से हमेशा कम होता है। इसी वजह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर से कम होते हैं हमेशा, क्योंकि देखिए आर्मेचर का एफ आर्मेचर बराबर होता है आई ए बटे के ए गुणे के जेड बटा के 2p। देखिए कम्यूटेटिंग पोल इंटरपोल को बोला जाता है। इंटरपोल जो कम्यूटेशन में मदद करता है। इन ए डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। An external resistance added in the field of a DC shunt generator will, देखिए शंट जनरेटर के फील्ड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालते हैं तो RF इंक्रीज करता है, और जब RF इंक्रीज करेगा तो जो IF होगा वो रिड्यूस होगा, और जब IF रिड्यूस होगा तब फाई भी रिड्यूस होगा, और जब फाई रिड्यूस होगा तो हम जानते हैं कि ओमेगा प्रोपोर्शनल ई बटा के फाई होता है। तो देखिए जब फाई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, यानी कि मोटर का जो स्पीड होगा वह बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए अब जनरेटर के केस में यदि हम जानते हैं कि भी जो होता है टर्मिनल वोल्टेज ई के प्रोपोर्शनल होता है EMF के, और EMF जो होता है वह फाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यदि फाई कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वह भी कम होगा। तो हो जाएगा एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर विल डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। The parts of the armature electric circuit which take active part in EMF generation are the coil side inside the slots। देखिए द ओवरहैंग मतलब जो ओवरहैंग होता है वो क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करवाता है करंट फ्लो के लिए, क्योंकि ओवरहैंग का EMF ई भी शून्य होता है तथा टार्क भी शून्य होता है। द एक्साइटिंग कॉयल ऑफ एनी डीसी मशीन और वाउंड। देखिए एक्साइटिंग कॉयल्स मतलब कि वह कॉयल जो फील्ड बनाती हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि भाई फील्ड कॉयल को हम लोग कहाँ बांधते हैं, तो अराउंड द पोल्स सेपरेटली अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू। देखिए यहाँ पे जनरेटर की बात हो रही है। अंडर कम्यूटेशन करंट डज नॉट कंप्लीटली रिवर्स बाय टाइम ब्रश मूव्स फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट। और देखिए इस कारण स्पार्किंग आती है। देखिए सवाल दिया अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश। मतलब कि अंडर कम्यूटेशन की अवस्था में जो स्पार्किंग होती है वह एज के ट्रेलिंग पार्ट में होती है, क्योंकि देखिए जो ब्रश का पीछे वाला एज होता है ट्रेलिंग एज होता है उसी पर करंट रिवर्स हो रही होती है, तो इसी कारण उसी पर स्पार्किंग आती है। फॉर ए डीसी जनरेटर इफ द ब्रशेस आर गिवन ए स्मॉल amount of forward shift the effect of armature reaction is partly demagnetizing and partly cross magnetizing। देखिए यहाँ पे फिगर में फील्ड फ्लक्स दिखाया गया है, और ध्यान दीजिए कि जिस डायरेक्शन में ब्रश होते हैं उसी डायरेक्शन में आर्मेचर रिएक्शन होता है। बोले तो जब ब्रशेस लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में ब्रश होता है उसी डायरेक्शन में आर्मेचर रिएक्शन होता है।
तो देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ठो हॉरिजॉन्टल आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा एक ठो होता है वो वर्टिकल आर्मेचर रिएक्शन, जिसे एक को डीमैग्नेटाइजिंग दूसरे को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोला जाता है, दोनों कंपोनेंट में से। फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल साइड और एग्जैक्टली 180 अंश आउट ऑफ फेज। देखिए फुल पिच वाइंडिंग में जनरेटेड वोल्टेज दोनों कॉइल साइड में 180 अंश आउट ऑफ फेज होती है, क्योंकि फुल पिच वाइंडिंग में एक साइड अंडर नॉर्थ पोल आती है और अदर साइड अंडर साउथ पोल आती है। तो दो कॉइल साइड की ईएमएफ अपोजिट आता है। तो देखिए ईएमएफ जो होता है इक्वल और अपोजिट आता है। तो देखिए इस अवस्था में नेट ईएमएफ मैक्सिमम बनता है। यदि सेम फेज में वोल्टेज आ जाती हैं तो उस समय नेट वोल्टेज शून्य हो जाता है। So which of the following quantity maintain the same direction whether a DC machine runs as a generator or as a motor। बोल रहा है कि मतलब कि which following quantity maintain same direction, चाहे DC मशीन हो अथवा जनरेटर, चाहे डीसी मशीन जनरेटर में रन कर रहा हो चाहे मोटर के रूप में रन कर रहा हो, तो होगा फील्ड करंट। देखिए फील्ड करंट सेम होता है चाहे मोटर हो अथवा जनरेटर हो, फील्ड करंट हमेशा एब्जॉर्ब ही होगा। बट ध्यान दिए जो जनरेटर होता है वह आर्मेचर करंट डिलीवर करता है, जबकि मोटर आर्मेचर करंट एब्जॉर्ब करता है। मतलब ध्यान दीजिए आर्मेचर करंट अवश्य पलटता है बट फील्ड करंट सेम ही रहती है। रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट व्हेन रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग एमएमएफ वेरीज। वर्किंग एमएमएफ को यदि रिलक्टेंस वेरी करती हुई नजर आती है तब रिलक्टेंस टॉर्क बनता है। देखिए जो रिलक्टेंस टॉर्क होता है वह एमएमएफ मस्ट लाई एलॉन्ग मिनिमम रिलक्टेंस, मतलब कि एमएमएफ को मिनिमम रिलक्टेंस के तरफ एलॉन्ग करने का प्रयास करता है। जैसे करंट को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, एमएमएफ को मिनिमम रिलक्टेंस चाहिए। The EMF produced by interpole is proportional to armature current, क्योंकि इंटरपोल जो होता है वह आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। सवाल दिया है ए टू पोल जनरेटर विथ वेव बाउंड आर्मेचर हैज 51 स्लॉट्स ईच हैविंग 24 कंडक्टर, द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर, the speed at which the generator should run to induce voltage 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पे कंडक्टर पर स्लॉट दिया हुआ है, कंडक्टर पर स्लॉट 24 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कंडक्टर का मान हो जाएगा स्लॉट गुणे के कंडक्टर पर स्लॉट, यानी कि 51 गुणे के 24 बोले तो 1224 कंडक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ईएमएफ ही बराबर होता है P/N बटा के 60 है। P का मान दिया हुआ है 2, N का मान ज्ञात करना है, फाई का मान दिया है 10.01, Z का मान निकाल लिए 1244, A का मान देखिए 2 आएगा और फिर रख के हल कर देंगे तो N का मान 1078 RPM आ जाएगा। देखिए डीसी जनरेटर का पोलरिटी यदि चेंज करना हो तो फील्ड करंट को रिवर्सिंग कर देते हैं। इन ए 4 पोल डीसी मशीन अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ। ध्यान रखें
मशीन में कभी भी दो लगातार नॉर्थ अथवा दो लगातार साउथ पोल नहीं होते हैं, अल्टरनेट क्रम में होते हैं। मतलब एक ठो नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ, फिर अगला नॉर्थ, फिर अगला साउथ। In case of 4-pole DC generator provided with a 2-layer lap winding with 16 coils, the pole pitch will be, देखिए 2 लेयर लैप वाइंडिंग में, डबल लेयर लैप वाइंडिंग में कॉइल्स की संख्या स्लॉट की संख्या के बराबर होती है। बोले तो जितनी कॉइल उतने स्लॉट। और देखिए पोल पिच बराबर हम जानते हैं स्लॉट बटा के पोल होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉइल की संख्या 16 दिया गया है, तो स्लॉट की संख्या भी 16 हो जाएगी क्योंकि डबल लेयर वाइंडिंग है। तो देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है पोल की संख्या 4 है, तो 16 बटा के 4 यानी पोल पिच 4 आ जाएगा। सवाल दिया है इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजेशन इन ट्रेलिंग पोल टिप। देखिए जनरेटर में यदि बी बढ़ेगा तो बी इंक्रीजिंग एट ट्रेलिंग पोल टिप, और देखिए बी डिक्रीजिंग एट लीडिंग पोल टिप, एग्जैक्टली अपोजिट इन केस ऑफ मोटर। मैग्नेटाइजेशन मतलब कि फ्लक्स का बढ़ना और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स का घटना। इन डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ द इंटरपोल इज सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल अहेड। अब देखिए मोटर में द पोलरिटी ऑफ इंटरपोल इज सेम एज दैट ऑफ इमीडिएटली प्रेसीडिंग पोल, मतलब कि जो पिछला वाला जो पोल में जिस प्रकार की पोलरिटी है वैसा ही पोलरिटी इंटरपोल में भी होती है मोटर के केस में। जबकि जनरेटर में इंटरपोल की पोलरिटी जो आगे आने वाला पोल है उसके जैसा होता है। सवाल है इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज फ्लैट टैप्ड। नो लोड पे IA का मान 0 रहेगा तो उस समय नो डिस्टॉर्शन इन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वरना वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वह पीकी हो जाता। सवाल है फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय ए डीसी सोर्स। क्योंकि हम लोग को डीसी जनरेटर में रेजिडुअल फ्लक्स चाहिए होता है वोल्टेज डेवलप करने के लिए। यदि डीसी जनरेटर बहुत टाइम से न चला हो तो जो रेजिडुअल फ्लक्स होता है वह ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है। तो इसी कारण रेजिडुअल फ्लक्स बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे डीसी सोर्स लगाते हैं ताकि इनिशियल मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाए। उसी को हम लोग फ्लैशिंग बोलते हैं, फ्लैशिंग। विच लॉस इन डीसी जनरेटर सिग्निफिकेंटली वेरीज विद द लोड करंट, मतलब कि डीसी जनरेटर में ऐसा कौन सा लॉस है जो लोड करंट पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आर्मेचर कॉपर लॉस, मतलब कि लोड करंट यदि बढ़ती है तो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है, वह ज़्यादा वेरिएशन करता है लोड के साथ। इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल फ्लक्स। देखिए इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड EMF, देखिए नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए EMF तो जो होता है वह डायरेक्टली फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। एक्चुअली जो EMF होता है वह फाई वर्सेस IF के फाई तथा
वर्सेस IF पर निर्भर करता है। एक्चुअली जो होता है E वर्सेस IF ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होती है। देखिए जो E होता है वह लीनियरली वेरी नहीं करता है, फ्लक्स के साथ वेरी करता है। देखिए IF जो होता है हमेशा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सैचुरेशन की अवस्था में वह नहीं निर्भर करता है। द ब्रशेस इन DC मशीन आर मेड ऑफ कार्बन टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ कम्यूटेटर। देखिए जो कार्बन होता है उसमें सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण होता है, मतलब जितने घिसते हैं उतने चिकने होते जाते हैं, तो इसी वजह से फ्रिक्शन कम होता है, जिससे वियर और टियर नहीं होता है, मतलब कि साई कम हो जाती है। What should be done in case of spark on carbon brushes? देखिए यदि कार्बन ब्रश में स्पार्क आ रहा होता है तो वहाँ पे कम्यूटेटर को क्लीन करते हैं, क्योंकि डस्ट केसेस इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। मतलब कि यदि डस्ट आ जाता है तो कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में सही संपर्क नहीं बन पाता है, जिससे स्पार्क होता है। DC द रेटिंग ऑफ DC जनरेटर इज, मतलब कि DC जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है, क्योंकि DC जनरेटर में केवल रियल पावर होता है। इफ जनरेटर वोल्टेज इज नॉट इंड्यूस, व्हाट कुड आर द पॉसिबल रीजन? स्लो स्पीड ऑफ आर्मेचर, क्योंकि E प्रोपोर्शनल N होता है, मतलब कि यदि आर्मेचर की स्पीड कम है तो उस अवस्था में वोल्टेज बहुत कम इंड्यूस होगा। जैसा कि क्रिटिकल स्पीड से कम यदि स्पीड है तो उस समय वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। सवाल है इन ए DC जनरेटर व्हाट इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट टू कीप द वाइंडिंग्स कूल फैन ब्लेड। सवाल है इन ए शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय सैचुरेशन ऑफ आयरन। देखिए जैसे कि यहाँ पे शंट जनरेटर का ग्राफ दिया गया है। देखिए यदि आयरन का सैचुरेशन नहीं होगा तो देखिए जो वोल्टेज है वह हमेशा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ध्यान दें जो है कि पहले तो शुरुआत में बढ़ता है वोल्टेज, फिर जब आयरन कोर जो होता है वो सैचुरेट कर जाता है तो देखिए फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाता है। इसका ग्राफ दिखाया गया है। सवाल है इन DC जनरेटर द केसेस ऑफ रैपिड ब्रश वियर में बी, मतलब कि DC जनरेटर का जो ब्रश है वो बहुत जल्दी घिस गया, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला इस सीवियर स्पार्किंग, दूसरा रफ कम्यूटेटर सरफेस, तीसरा इम्परफेक्ट कॉन्टेक्ट, तीनों। देखिए वेल्डिंग जनरेटर विल हैव लैप वाइंडिंग, मतलब वेल्डिंग वाले जनरेटर में लैप वाइंडिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाई करंट की आवश्यकता होती है ताकि हीट ज़्यादा उत्पन्न हो। इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज राइजेज विथ एप्लीकेशन ऑफ लोड सो दैट इट्स फुल लोड वोल्टेज एक्सीड इट्स नो लोड वोल्टेज। ओवर कंपाउंड जनरेटर, देखिए वही जनरेटर ओवर कंपाउंड जनरेटर में फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ओवर कंपाउंड में जो वोल्टेज होता है वह लोड के साथ बढ़ता है। हम लोग ग्राफ बनाकर आगे पढ़ चुके हैं। इफ नंबर ऑफ पोल्स इन लैप वाउंड DC जनरेटर आर डबल्ड द जनरेटेड EMF विल बी अनचेंज्ड, क्योंकि देखिए जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें P का मान 1 के बराबर होता है, तो देखिए वह पोल पर डिपेंड नहीं करेगा। सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर इज पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज नॉट जीरो। देखिए
क्योंकि देखिए सेल्फ एक्साइटेशन सीरीज जनरेटर में जो आई एफ होता है वह आई एल के बराबर होता है। तो देखिए यदि आई एल शून्य होगा तो आई एफ भी शून्य होगा। जब आई एफ शून्य होगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, और जब फ्लक्स नहीं बनेगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। हार्मोनिक्स इन ए जनरेटर आर डेवलप्ड ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ कोर। देखिए जब सैचुरेशन होता है तो वेव फॉर्म डिस्टार्ट हो जाती है, और जब वेव फॉर्म डिस्टार्ट हो जाती है तो नॉन साइनोसॉइडल वेव बनती है। जब देखिए जब उसका वेव नॉन साइनोसॉइडल होता है तो वहाँ पे फोरियर सीरीज आती है, और जब फोरियर सीरीज आती है तो वहीं पे हार्मोनिक्स की चर्चा होती है। देखिए लोड कम ज़्यादा होने से हार्मोनिक नहीं आता है। हार्मोनिक तब आता है जब करंट में अलग अलग वेव फॉर्म की करंट हो जाती हैं। बोले तो वेव फॉर्म के डिस्टॉर्शन से आता है। What will be the approximate value of the open circuit voltage if a 220 volt generator is run at full speed without any excitation? यहाँ बोल रहा है कि आपने एक्साइटेशन नहीं दिया है, बट जो जनरेटर है उसको फुल स्पीड पर चला रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो डेवलप होगा 2 वोल्ट का, और यह 2 वोल्ट का वोल्टेज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है। यहाँ पर देखिए 0 वोल्टेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो फील्ड है वहाँ पे रेजिडुअल फ्लक्स अवश्य कुछ न कुछ रहा होगा। तो उसी छोटा रेजिडुअल फ्लक्स के कारण 2 वोल्ट का छोटा वोल्टेज डेवलप हुआ। 2 DC series generators are running in parallel and equalizer bar will be employed in order to pass equal current to the load by 2 similar machines। देखिए इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बदलने के लिए लगाते हैं। यदि इक्वलाइजर रिंग नहीं लगाएंगे तो जिस मशीन का करंट ज़्यादा होता है उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और उसका फ्लक्स ज़्यादा तो फिर उसका ईएमएफ ज़्यादा, फिर उसका करंट ज़्यादा होगा, फिर उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, फिर उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। इसी तरह मतलब कि पूरा सप्लाई जो एक मशीन है वही देने लगती है। तो इस तरह जो एक मशीन होती है वह सारा सप्लाई देने लगती है, और जो दूसरी मशीन है वह बंद हो जाती है। इसीलिए इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं। देखिए एन इक्वलाइजर रिंग अवॉइड्स फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट थ्रू सीरीज वाइंडिंग सो दैट वन मशीन डज नॉट कंप्लीटली सप्लाई टू द लोड। मतलब कि एक मशीन बहुत पूरा सप्लाई लोड को करे और एक मशीन कुछ भी न करे। In the case of lap winding, resultant pitch is difference of front and back pitches। देखिए लैप वाइंडिंग में वाइंडिंग पिच जो होती है वह बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। और देखिए वेव वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच यानी पिच वाइंडिंग पिच होती है YW बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। मतलब कि लैप में दोनों का डिफरेंस और वेव में दोनों का सम। इन ए DC मशीन ऑन नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA। देखिए नो लोड पे IA शून्य रहता है। जब IA शून्य होगा तो नो आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ से रिजल्टेंट फ्लक्स बराबर होगा फील्ड फ्लक्स के। देखिए रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है MNA तथा फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है GNA।
देखिए अब ये दोनों जो रिजल्टेंट फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स दोनों बराबर हैं तो जीएनई तथा एमएनई एक ही होगा, यानी कोइंसाइड विथ द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स इन टर्म ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कॉल्ड कम्यूटेटर पिच। यहाँ पे वाईसी यानी कम्यूटेटर पिच का मान 1 दिया हुआ है और देखिए वाईसी का मान 1 लैप वाइंडिंग में होता है। देखिए लैप वाइंडिंग का कम्यूटेटर पिच ±1 आता है। व्हाट डी वी कॉल ए वाइंडिंग व्हेन द एंड्स ऑफ ए कॉइल आर जॉइंट टू ए कम्यूटेटर बार एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 पोल पिच कॉल्ड लैप वाइंडिंग। अब देखिए वेव वाइंडिंग में जो वाईसी यानी पोल पिच का मान कम्यूटेटर बार के को बेस बनाकर वाईसी बराबर होता है C ±1/P वेव वाइंडिंग में। डीसी जनरेटर इज प्लेस्ड नियर द लोड सेंटर टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन लॉसेस। देखिए क्योंकि जब देखिए जनरेटर से लोड को सप्लाई किया जाता है तो जनरेटर को लोड के नज़दीक इसलिए रखा जाता है क्योंकि तार की कमी होती है और तार की लंबाई कम होती है तो देखिए लॉसेस भी कम होता है। डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बोले तो फैराडेज लॉ पर। गिवन फिगर इज कनेक्शन डायग्राम फॉर कंपाउंड जनरेटर। अभी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर में आर्मेचर करंट बनाती है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज द स्पीड बिलो विच द जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। मतलब क्रिटिकल स्पीड वह स्पीड होती है जिस स्पीड के नीचे शंट जनरेटर वोल्टेज बनाना बंद कर देता है। इसी तरह क्रिटिकल रेजिस्टेंस वह फील्ड का वह रेजिस्टेंस जिसके नीचे वोल्टेज बिल्डअप होना बंद हो जाए उसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है। द कमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इक्वल टू द कांस्टेंट लॉस। मतलब जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाता है उस समय एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। देखिए यही प्रतिबंध हर जगह होता है, हर मशीन में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे जनरेटर हो, हर मशीन में